देश भर में उठ रही जातीय जनगणना की मांग के मद्देनजर बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अपने यहाँ जातीय जनगणना क्या शुरू की, तमाम अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। पहले पटना हाई कोर्ट का स्थगन आदेश और अब कास्ट सर्वे की प्रश्नावली के सवालों ने सरकार और जनता दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गौरतलब है कि प्रश्नावली में 17 सवाल हैं। 1 अगस्त को हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के हटने के बाद इन्हीं मुश्किलों के बाद कास्ट सर्वे फिर से शुरू हो गया। बिहार में 2 करोड़ 59 लाख परिवारों की सूची तैयार की गई है। इस सर्वेक्षण में 12.7 करोड़ जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए जा सकेंगे। बिहार में 38 जिले, 534 ब्लॉक, 261 शहरी स्थानीय निकाय हैं। सरकार का दावा है कि कास्ट सर्वे के बाद सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। जबकि कास्ट सर्वे का विरोध करने वालों का कहना है कि ये आंकड़े सरकार को जाति के आधार पर राजनीति करने में मदद करेंगे। सरकार इसका उपयोग राजनीति के लिए करना चाहती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति की पहचान बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों जातीय राजनीति करते हैं। अगर सर्वे के सवाल की बात करें तो इसमें लिखा है परिवार के सदस्यों के नाम, परिवार के किस सदस्य की कितनी शिक्षा है, सदस्यों के उम्र, लिंग, धर्म और जाति, परिवार के सदस्य काम क्या करते हैं, परिवार के किन सदस्यों के नाम शहर में मकान और जमीन है, परिवार के पास खेती की जमीन है या नहीं, जमीन और मकान की पूरी जानकारी, परिवार में लैपटॉप और कंप्यूटर है या नहीं, परिवार में 2 पहिया और 3 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन है या नहीं, परिवार के सभी सदस्यों की सम्मिलित आमदनी कितनी है। लोगों की नाराजगी संपत्ति और परिवार की आमदनी की जानकारी को लेकर है। इस कास्ट सर्वे में शिक्षा के बारे में जानकारी देने को लेकर भी लोगों की नाराजगी देखी जा सकती है। गौरतलब है कि 1931 में जातिगत जनगणना हुई। 1941 में ये जनगणना हुई तो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आज ये सवाल बहस इसलिए बना है क्योंकि मंडल कमीशन ने पिछड़ों की आबादी को 52% बताकर 27% आरक्षण दिया। लेकिन जनगणना के मुताबिक 14.3% मुसलमान हैं, अनुसूचित जाति 16.6%, जनजाति 8.6% है। इस लिहाज से ये सह 92 के आसपास बैठते हैं। बाकी के 8% में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, पंजाबी, खत्री, ईसाई, जैन ये सभी आते हैं। ये आंकड़ा गले के नीचे उतरने वाला बिल्कुल नहीं है। दिलचस्प बात तो ये भी है कि जब भी कोई नेता या दल विपक्ष में होता है तो जातीय जनगणना उसके एजेंडे का हिस्सा होती है, लेकिन जब वही सत्ता में आ जाता है तो ये उसके एजेंडे से सरक कर ना जाने कहां चला जाता है। 2018 की जनगणना की तैयारी के समय राजनाथ सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा कि नई जनगणना में ओबीसी का डेटा एकत्र किया जाएगा, पर संसद में सरकार इससे मुकर गई। 2011 में कांग्रेस ने ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालय के तत्वाधान में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी एसईसीसी आधारित डेटा जुटाया। इस पर 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की गई, लेकिन 2016 में एसईसीसी के सभी आंकड़े प्रकाशित हुए, पर जाति के आंकड़े नहीं आम किए गए। सरकारों का खौफ ये है कि कहीं ओबीसी की संख्या कम हुई तो सारे ओबीसी नेता ये कहेंगे कि जनगणना ही गलत है, क्योंकि वो तो लोहिया के उस नारे को मान चुके हैं जिसमें डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि पिछड़े पावे 100 में 60। पर ये लोग ये भूल गए कि डॉक्टर लोहिया सभी समाज की महिलाओं को भी पिछड़ा मानते थे। हकीकत यह है कि जातीय जनगणना से ही जातीय राजनीति की शुरुआत होती है। एक बार जातीय जनगणना हो गई तो उस बात की लड़ाई शुरू हो जाएगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 27% आरक्षण के अंदर संख्या बल के हिसाब से आरक्षण की सियासत तेज होगी। राज्य और केंद्र की ओबीसी सूची अलग अलग है, इसे लेकर भी सियासत होनी शुरू हो जाएगी। पक्ष को यह भी नजर आ रहा है कि भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति की काट केवल जातीय राजनीति ही है, लिहाजा इससे जब तक बचा जाए तब तक मौज ही मौज है।